the nation now. I'm Pradeep Nambiar. We talk about news from the nation, Maharashtra and Mumbai. We, as they say, the Romans, justice was a goddess, whose throne tempests could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor and ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. That was what we call justice, the goddess of justice. And we welcome our esteemed guest today, Vinayak Ambekar ji from the Bharatiya Janata Party. Ambekar Sahab, namaskar. Welcome to the show. Namaste. Balaji Gade Patil ji from the Indian National Congress. Please welcome to the show. And Mehmood Deshmukh ji from the Aam Aadmi Party. Please welcome to the show. आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पर एक ही चीज है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। The decade of transformation. बीजेपी का कहना है, नड्डा साहब का कहना है, this is a decade of transformation. हमने इतिहास, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा नहीं है जितने ये डेकेड में 10 साल में देखे। दूसरा यही है कि राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी पहुंचे, जहां मोदी जी के बैस्टन है, मोदी जी के गढ़ है वाराणसी। वहां पर राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर आज उनका जो यात्रा था, न्याय यात्रा। और केजरीवाल साहब को फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स, और केजरीवाल साहब ने मोदी जी पे आरोप लगा दिया कि आपने फंड थाम दिया, खत्म कर दिया, और यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स आर एब्सोल्युटली फंड स्टार्व हो गया फंड्स के लिए। विल स्टार्ट विथ यू अंबेडकर साहब, इफ यू आर रेडी। अंबेडकर साहब, यस आई एम रेडी। यस, यही है, मोदी है तो मुमकिन है, आपका नारा है। बीजेपी राष्ट्रीय जो अधिवेशन आपका 2 दिन का आज, तो नाउ दिस इज व्हाट दे से। और मोदी साहब ने कल ही कहा कि देयर इज नो कंपटीशन, ये 400 पार है, बीजेपी 400 पार। इंडिया अलायंस दिख ही नहीं रहे, इंडिया अलायंस भी बढ़ गया। अब इंडिया के अंदर ही कांग्रेस के अंदर ही इतने फूट हो गए। अशोक चौहान हो गए, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में, मिलिंद देवरा चले गए, अभी कमलनाथ आप लेके जा रहे हो। विनायक अंबेडकर साहब, they accuse you of politics, the Congress. अंबेडकर साहब, हम किसी को नहीं लेके जा रहे। लोगों को यदि विकास में रुचि तैयार हो गई, जो विकास कांग्रेस कभी कर नहीं सकी वो विकास मोदी जी ने किया है, उसमें रुचि पैदा होकर कोई आदमी यदि हमें खुद होके बोलता है कि हमको आपके साथ आना है, तो हम उसको ना कैसे बोल सकते हैं। तो हम किसी को लेके नहीं जा रहे, लोग खुद होके हमसे जुड़ रहे। तो ये तो मोदी जी के कार्य का कमाल है। 10 years of transformation, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, 10 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक अपने देश को बड़ी ऊंचाई पे लेके गए हैं। अपने देश की इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी, वो 5वें स्थान पर आ गई है और आगे 3री स्थान पर जाने वाली है। अपना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया और पूरा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया। 1 लाख करोड़ रुपया एक संशोधन के लिए जुटाया है, उसको एलोकेट किया है। और इंडिया आज डिफेंस में पहले इंपोर्टर था, अभी 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया चारों तरफ से प्रगति कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और उसके लिए मोदी जी को सराहना चाहिए। बालाजी गड़े पाटिल साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई कम टू यू। बालाजी गड़े पाटिल साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा आज वाराणसी में, बीजेपी मोदी जी का गढ़, वहां पर एक्यूजेशन यही है कि पार्टी, मगर पार्टी जैसे अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि पार्टी अपने आप फूट के मोदी जी के पास आ रहे हैं। तो अशोक चौहान जी एक दिग्गज नेता, बोलिए सर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और एक तरह विपक्ष के नेताओं को फोड़ने का, उनको डरा के धमका के, आपके जो भी ईडी है, सीबीआई है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनको खुद की पार्टी में लेके आ रही है। ये क्यों हो रहा है? अगर इसके पीछे की राजनीति हम देखें और सच्चाई हम देखें, तो ये सच्चाई है कि भाजपा को अभी डर लग रहा है कि पिछले 10 सालों में इस देश को बेचने का काम हमने किया है, और इसीलिए जनता अभी नाराज है महंगाई से, बेरोजगारी से, और भाजपा की गंदी राजनीति से जनता अभी त्रस्त हो चुकी है। तो उनको उनकी विचारधारा के ऊपर, उनके उम्मीदवारों के ऊपर और उनके नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए
कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद नेताओं को डरा धमका के खुद की पार्टी में लेने का काम बीजेपी कर रही है। सॉरी, 400 पार का नारा अगर इनका है, अगर उनको लग रहा है कि 400 पार हम जाएंगे, एक तरफ आप कहेंगे कि 400 पार जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप यहां पे अशोक चौहान जी को ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी को आपने ले लिया है, कमलनाथ जी के पीछे लगे हैं। हवा चल रहा है कि कमलनाथ भी जा रहे हैं। हम भी सर सुर्खियों में हम भी सुन रहे हैं, वही पता नहीं अभी आने वाले दिन ही सच्चाई बता देंगे। ये तो कमलनाथ जी हो या फिर अशोक चौहान जी हो, इन सभी लोगों को बीजेपी को लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि विकास की राजनीति, विकास कर रहे हैं, तो आपको दूसरे नेताओं की जरूरत क्या है? यही बात है कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में लोगों को उल्लू बनाने का काम किया है। यहां पे बहुत सारा कर्जा देश के ऊपर बढ़ाया है। अभी आयात और निर्यात भी कम हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि देश का जीडीपी घटा है। किसानों का आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। कौन है भाई? वो देश के दुश्मन है क्या? उनको जिस तरह से रोका गया है कि जैसे कोई अतिरेकी वहां पे आ रहा हो, किस तरह से इस देश में किसान आज मर रहा है, विद्यार्थी मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, जो मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, वो नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे गूंगे पंतप्रधान हैं। वो नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे साइलेंट, गूंगे और बहरे प्रधानमंत्री है। मैं यहां पे दावे के और विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। एक ही नैरेटिव है, जाति धर्म के अंदर झगड़े लगाओ, उसके बाद झूठ कहो, झूठ की राजनीति करो, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करो, और विपक्ष के नेता जिसमें चुन के आने की हिम्मत है उनको फोड़ के अपने पार्टी में लेके आओ। कांग्रेस मुक्त भाजपा कहते कहते कांग्रेस युक्त भाजपा, अभी भाजपा को उसका नाम बदल के कुछ अलग करना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनावादी भाजपा, ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी को फोड़ के उन्होंने अपने साथ ले लिया है। और ये तो उन्होंने खुद के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी अन्याय किया है, लेकिन उसकी बात अलग है। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से गंदी राजनीति बीजेपी ने की है, इस देश का लोकतंत्र पूरे पैरों तले कुचलने का काम किया है। लेकिन सर, ये 400 पार का नारा, ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है। 200 पार भी मोदी जी की सरकार नहीं जाएगी। और 2024 में नेता कौन है? विपक्ष का विकल्प कौन है? क्यों? नरेंद्र मोदी जी जैसे हिंसक, झूठे और जनता को जवाब ना देने वाले नेता को, सर एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज। ऐसे नेता को विकल्प क्यों चाहिए? हमको झूठे का विकल्प झूठा नहीं चाहिए। हमको इस देश को फंसाने वाले नेता के लिए क्यों विकल्प चाहिए? इस देश को लूटने वाले नेता के लिए विकल्प क्यों चाहिए? यानी कि मोदी जी अच्छे और 140 करोड़ लोग मूर्ख है, 140 करोड़ लोगों में कोई एबिलिटी नहीं है। तो ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अभी बीजेपी डर गई है, इसीलिए ये सब दूसरे की पार्टी फोड़ो, खुद की पार्टी में लेके आओ, ये राजनीति चल रही है। क्योंकि उनका खुद की आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के ऊपर और मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर और उनके उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरा कहना है। अंबेडकर साहब, I'll come to you, but I just finish with आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, महबूब देशमुख साहब, आज केजरीवाल जी को भी समन्स मिला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना, और कोर्ट ने भी कहा कि आपको पेश होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सॉलिड दिल्ली में एक वातावरण चल रहा है विद केजरीवाल, असेंबली में पूरे उन्होंने ताकत दिखाया है, ये लोग साथ में हैं, एमएलए साथ में हैं, तो ये क्या लोकतंत्र खतरे में है? ऑपोजिशन का कहना क्या, आपका क्या राय है इस विषय में, केजरीवाल जी के विषय में? सर पहले तो स्क्रीन सही करिए, मुझे आप नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंजीनियरिंग प्लीज गो ऑन। अच्छा, आप बोलिए, आप धीरे धीरे करिए। जी बोलिए। देखिए ऐसा है, ये हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आज इस देश में, जैसे अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, कि मतलब पूरे देश में ईडी सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। अगर आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई शख्सियत अगर मतलब खुददारी से लड़ रही है, बड़ी मतलब मजबूती से अगर कोई खड़ा है, तो वो है एक नाम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो मतलब उनके बेझिझक उनके साथ में टकरा रहे हैं, हिम्मत से लीडर होकर लड़ रहे हैं। एक शख्सियत वो है
दूसरी शख्सियत राहुल गांधी जी अपनी जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चंद लोग हैं आज जो ईमानदार है, जो एक बात समझ लीजिए, जो ईमानदार होगा वही नरेंद्र मोदी के सामने लड़ेगा, टकराएगा। नरेंद्र मोदी ईडी लाए, सीबीआई लाए, और भी कुछ लाना होगा तो ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक सच्चाई है, ये लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली तक की बात नहीं है, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये आज नरेंद्र मोदी जो है ये एक हिटलर की तरह मतलब शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। ये इन्होंने पूरे देश के अंदर हुकुमशाही की तरफ, तानाशाही की तरफ देश को ले जा रहे हैं और देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बोलिए। हाँ, जैसे अभी एक अशोक चौहान जी की बात आई या मतलब कमलनाथ जी की बात आई, एक सोचने की बात है। आप अगर देखेंगे पूरे देश में सभी पार्टी के लोग टूट फूट के जा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को दिग्गज कहलाते थे, अशोक चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत कुछ दिया। उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अशोक चौहान जी को बहुत कुछ दिया, कमलनाथ जी को बहुत कुछ दिया, और भी कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मतलब इनकी 10 पीढ़ी बैठ के खाई, इतना इन्होंने बनाया है, तभी तो ईडी ने इनको नोटिस दिया है ना। और ये फूट के जा रहे हैं, ये मतलब बीजेपी के पास सरेंडर हो रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नेता बीजेपी के सामने झुक नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार है, आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार है, यह मानने की जरूरत है आपको, यह मानना पड़ेगा आपको। इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। मैं विनायक अंबेकर साहब आपके पास आता हूं। इंजीनियरिंग प्लीज कनेक्ट विद आम आदमी पार्टी, महबूब देशमुख जी, आस्क टेल हिम व्हाट इज द प्रॉब्लम। विनायक अंबेकर साहब, यू हर्ड बालाजी गड़े पाटिल फ्रॉम द कांग्रेस, उनका कहना कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए राहुल गांधी जी के पॉपुलैरिटी पे, और आम आदमी पार्टी भी। हाउ डू यू विजुअलाइज, दोनों आपने सुने, आम आदमी पार्टी को भी सुने, बालाजी गड़े पाटिल फ्रॉम द कांग्रेस ऑल्सो, व्हाट इज योर व्यूज अंबेकर साहब? देखिए, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी से नेता क्यों ले रहे, खास करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से। तो मैं उनको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आप लोग हैं जो गए 70 साल एक फैमिली की हुकूमत पे चल रहे हैं, इसलिए आपको इन नेताओं के तरफ ध्यान देते को समय नहीं मिला। ये नेता नाराज हो गए। उसमें ये नेता तो अभी 2 नाम आपने गिनाए, मैं तो ऐसे नाम गिना सकता हूं जो पहले पटनायक जी से शुरू हुआ, बाद में ममता बनर्जी है, शरद पवार साहब है, हेमंत बिश्व शर्मा है। ऐसे सब लोग कांग्रेस से बाहर क्यों गए? तो एक पार्टी की जो हुकूमत इस कांग्रेस पे चल रही है और उनकी मनमानी जो चल रही है, उसके अगेंस्ट तो ये सब लोग बाहर पड़े। अभी ये लोग बाहर पड़े तो ये बुरे हो गए। अभी ये आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि अशोक चौहान ने 10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना पैसा उनके पास है। अभी जब अशोक चौहान इनके साथ में थे तो बहुत शुद्ध और समाधानी थे। अभी अशोक चौहान भाजपा में आ गए तो उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। तो इनके जो नीति है, ये नीति उनके कहने पे ही मालूम पड़ती है। एक बार वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की हिम्मत खाली आप में है, यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ जाते हैं, मगर उधर भी बोलते हैं कि हिम्मत खाली हम में है, यानी इंडिया गठबंधन की बाकी की पार्टी सब बोगस है, ऐसा इन्होंने अभी अभी बोला। तो ये चलता रहता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन कुछ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इन्होंने एक मांडा था, ये अरविंद जी केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। इन्होंने क्या किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे किया कि इनको हम हमारे इंडिया फ्रंट के पंतप्रधान बनाएंगे, ये अच्छा नाम है। तो इमीडिएटली कांग्रेस में एक भी नेता ने उसके ऊपर एक भी बात नहीं की, क्योंकि कांग्रेस वाले जो है वो सोनिया जी के पैरों तले दबे हुए लोग हैं। वो किसी भी अन्य नेता को प्रधानमंत्री बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। 1997 को सोनिया जी अध्यक्ष बनी है, उन्होंने 2017 को अध्यक्ष पद छोड़ा। वो भी क्यों छोड़ा? राहुल जी को अध्यक्ष बना के छोड़ा। ये तो इनकी लोकशाही है। इनकी लोकशाही की कल्पना क्या है? नेहरू और गांधी, गांधी और नेहरू, और ये बाकी के लोगों को ये दूषण दे रहे हैं
कि ये क्यों छोड़ के जा रहे। अरे भाई इतने लोग छोड़ के गए, खुद का तुम थोड़ा आत्मचिंतन करो। मोदी जी हारेंगे, मोदी जी गिरेंगे, ये चिंता आप मत करो। आप कैसे चुन के आएंगे ये बताओ जनता को पहले। आप सुने बालाजी, महमूद देशमुख जी, कम बैक टू यू। बालाजी गड़े पाटिल साहब, बालाजी गड़े पाटिल साहब, आपने सुना है अंबेडकर साहब का? बीजेपी के प्रवक्ताओं का हमेशा का है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था। अंबेडकर साहब है, विनायक अंबेडकर साहब कैसे है, भटकाना कैसे है कोई बीजेपी से? के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। क्यों नहीं आए हो? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में, आपकी जिम्मेदारी हमको जवाब देना के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी। मालूम है मोदी जी किसी के सवाल नहीं देते, किसी के सवाल का जवाब नहीं देते। उस सवाल ही गलत पार्टी से हो नहीं, आप उस पार्टी से हो। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में बालाजी गड़े पाटिल साहब, मेरे ऊपर कोई भी ये नहीं बात करने का, आपका बात करने का, क्यों नहीं करने का? आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। ये संबित पात्रा स्टाइल यहाँ पे बिहेव मत कीजिए, संबित पात्रा स्टाइल बिहेव मत कीजिएगा। आप भी वैसा, भीतर नहीं बोला, आपने मोदी जी को गलत शब्द का इस्तेमाल किया। मैं भी सोनिया गांधी को चोर ऐसा सब बोल सकता हूँ, मगर हमारी सभ्यता है, हम किसी को बोलते नहीं। इस देश का लोकतंत्र नहीं, आपकी सभ्यता हमने देखी है। आपके मोदी जी क्या क्या कहते हैं। सर आपकी सभ्यता के ऊपर चर्चा करने के हम यहाँ पे नहीं हैं। अंबेडकर साहब, बालाजी गड़े पाटिल साहब, मुद्दे पे आइए। भाजपा वाले मत कीजिए, आप मुद्दे पे आइए। जिम्मेदारी पाटिल साहब मुद्दे पे आइए, आपको ये शोभा नहीं देता। मुद्दे पे आइए बालाजी गड़े पाटिल साहब, मुद्दे पे आइए जी, मुद्दे पे आइए जी। सर मैंने यहाँ पे कहा था कि अभी ये कह रहे थे कि हमने अशोक चौहान जी को गलत कहा, तो ये फिर से एक बार फॉरवर्ड लेके पीछे लेके देख लीजिए। आप बोलिए, आगे बोलिए। मैंने ये कहा, मुद्दे पे आइए। जी जी, मुद्दे पे ये है कि आज इस देश में भाजपा जिस तरह से विपक्ष को तोड़ रही है। अभी सर जी ने कहा कि हम इसीलिए ये लोग हमारे यहां पे आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस खराब है। अगर कांग्रेस खराब है तो इन्हीं लोगों से कांग्रेस बनी थी, आप उनको कांग्रेस में ले रहे हैं। और मैं भाजपा को कहना चाहूंगा कि ये घिसे पिटे मुद्दे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता के सवालों के जवाब आपको देना चाहिए। जिन लोगों को आपने वहां पे लिया है उन लोगों के ऊपर हम नहीं बोल रहे थे, आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे। अशोक चौहान जी हो या फिर अजीत पवार जी हो, उन सभी के ऊपर आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे। यानी कि अगर नेचुरली करप्टेड पार्टी आपके साथ आने से नेचुरल लिबरल पार्टी हो जाती है तो आपके पंतप्रधान झूठे हैं, आपके नेता झूठे हैं। यदि जिस अशोक चौहान जी को आपके उप मुख्यमंत्री और पीछे के मुख्यमंत्री और अभी के नेता भाजपा के महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अशोक चौहान जी लीडर नहीं डीलर है, अभी अगर उनको डील करके पार्टी में ले रहे हो तो अशोक चौहान जी नहीं, आपके देवेंद्र फडणवीस और आपकी पार्टी सबसे बड़ी डीलर है, जो कि डील करके डरा के धमका के आपके पक्ष में इनको ले रही है। इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस खो चुकी है बीजेपी, और प्रवक्ता अभी इसका सवाल नहीं देंगे। ये किसानों के ऊपर बोले। मैं अभी अंबेडकर साहब को मैं विनती करता हूं कि किसानों के आंदोलन के ऊपर वो बात करें, इस देश के जो कर्जा बढ़ा है उसके ऊपर वो बात करें, इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उसके ऊपर ये बात करें, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ उसके ऊपर बात कीजिए, महंगाई के ऊपर बात कीजिए। मैं यही इन 5 मुद्दों के ऊपर अंबेडकर साहब के जवाब चाहता हूं। आप कितना भी पार्टी तोड़िए, लेकिन 2024 में जनता आपको करारा जवाब देगी। मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूं। मैंने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब अंबेडकर साहब से मैं चाहता हूं। हाँ पूछेंगे ना। मैं पहले महमूद देशमुख जी पे आऊंगा, देन आई विल कम टू अंबेडकर साहब। आपका सवाल आप पूछे, अंबेडकर साहब को मालूम है वो जवाब देंगे। महमूद देशमुख साहब, हाउ डू यू सी दिस? इंडिया अलायंस जो है वो धीरे धीरे ममता बनर्जी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, वाईएसआर नहीं है, केसीआर नहीं है, ये क्या होगा? केजरीवाल साहब ने भी बोला कि हम चंडीगढ़ और पंजाब सेपरेट लड़ेंगे, तो क्या होगा इंडिया अलायंस का? महमूद जी देखिए ऐसा है, प्रदीप जी बोलिए। सवाल देखिए, ये तो पहले भी हो चुका था, ममता बनर्जी पहले साइड हो चुकी थी, नीतीश कुमार जा चुके थे, हाँ, है ना, केसीआर तो साथ में थे नहीं। करेक्ट। सवाल अब ये लड़ाई जो है, मैं आपको जानकारी के लिए कहता हूं, ये लड़ाई जो है ये इस देश की जनता लड़ेगी, है ना। ये नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का जो असली जो चेहरा है वो पूरे देश की जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से ये ब्लैकमेल करके राजनीति कर रहे हैं। ये अशोक चौहान हो, अजीत पवार हो, या अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हो, एक सोचने की बात है। ऐसे सीनियर लीडर है
जिनके मतलब कुछ ना कुछ बातें जो है उसको निकाल के ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ ले। आप लीडर को ले सकते हो, लेकिन जनता का क्या करोगे? ये जनता बहरी और गूंगी नहीं है, ये जनता सब कुछ देख रही है, अंधी नहीं है, जनता सब देख रही है। आने वाले कल में ये जो लड़ाई है, देखिए हम लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में लोग डिसाइड करते हैं, इस देश की जनता डिसाइड करती है, कोई नेता डिसाइड नहीं करता है। वो कमलनाथ जाइए जाने दीजिए या अशोक चौहान चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये कांग्रेस के नेता है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी गलतियां की होगी। और एक बात सही है, जिस आदर्श घोटाले के कारण, आदर्श घोटाले की बात करते थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज किस मुंह से उसी अशोक चौहान को इन्होंने मतलब राज्यसभा में दे दिया। अजित पवार के बारे में नरेंद्र मोदी जी भोपाल में कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन का घोटाला है ना, जिसका घोटाला, जिस मतलब अजित पवार ने घोटाला किया, ऐसे मुख्य इनके प्रधानमंत्री कहते हैं जाहिर पब्लिक मीटिंग में, और उसके चंद दिनों के बाद में वही अजित पवार, ये अच्छे लगते हैं इनको, मतलब इनके वॉशिंग मशीन में से जो निकल गया वो पवित्र हो जाता है, वो साफ सुथरा हो जाता है। मतलब कैसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में रह के भ्रष्टाचार करेगा चलेगा, आप बाहर रह के अगर नहीं बाहर हो, आपका भ्रष्टाचार माफ नहीं है, आप यहाँ आइए हमारे साथ मिलिए, जो करना है कर लीजिए। तो ये पूरी देश की जनता देख रही है, भले ये इनके साथ में आज जितने भी नेता जाना, मैं तो समझ रहा हूं ये कचरा साफ हो रहा है, ये वाकई में जाने के लायक हो चुके थे, जो जा रहे हैं। ये सोचने की बात है, जितने जो करप्ट है, ये सबूत मतलब ये खुद दे रहे हैं भाई ये करप्ट है, इसीलिए इनकी ईडी की इंक्वायरी लगाई गई है। और जब ईडी की इंक्वायरी लग जाती है और वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो साफ हो जाता है। तो क्या ये देश की जनता बेवकूफ है क्या? जनता सब देख रही है, बस वक्त का इंतजार है। 15 अप्रैल के बाद में लोग जैसे चुनाव जाहिर हो जाएंगे, चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, उस वक्त जनता इनको जवाब देगी, है ना। वो इंडिया कायम रहना चाहिए। इंडिया अलायंस की बात नहीं है, देखिए इंडिया अलायंस ये 140 करोड़ लोगों की जनता को लेके बनाया गया है, चंद नेताओं को लेके नहीं है। और जो नेता मजबूती के साथ है, जो गलत थे वो चले जाएंगे, जो ईमानदार है वो रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इनको ये 250 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेंगे, 250 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेंगे। और ये भी समझ रहे हैं कि हमारे पास हमारा कोई जादू नहीं चल पा रहा है, कि इसके लिए या सभी पार्टी के जो लोगों को तोड़ के अपनी तरफ करना चाहते हैं। और ये एक समझने की बात है ना, जैसे अभी एक साथी ने कहा है कि मतलब ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे हम, और आज अगर आप देखेंगे सब कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के अलग अलग पार्टियों से लोगों को लेके ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब एक तो ये है इनके पास कोई काबिल लीडर नहीं है, या तो दूसरी बात ऐसे है इनको अपने जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे भी कई मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने लोग वो कहते हैं पर्सनली मतलब मिलकर कहते हैं कि भाई हमारे साथ में अन्याय हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानेंगे महाराष्ट्र के जो उपाध्यक्ष है बीजेपी के माधव भंडारी जी, उनके लड़के का स्टेटमेंट देख लीजिए। उनके लड़के ने खुद कहा है कि मेरे पिताजी को 12 मरतबा आश्वासन दिया गया कि आपके पिताजी को एमएलए का टिकट दिया जाएगा, आपके पिताजी को विधान परिषद में भेजा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी अन्याय हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी के समय की भारतीय जनता पार्टी थी वो अब नहीं है। अब ये जो लोग हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों की और ये दो दूसरे व्यापारी है, इनकी पार्टी रह चुकी है। ये ओरिजिनल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी खून के आंसू रो रहा है। शायद अंबेडकर साहब मेरी बातों से सहमत भी होंगे, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। आज देख लीजिए ना, पंकजा मुंडे जी को देख लीजिए, और भी कई नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनका हक बनता था, गोपीनाथ मुंडे जी और प्रमोद महाजन जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया महाराष्ट्र में, वो आज वो लोग कहा है उनके जो वारिस है वो परेशान हाल में है। जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो परेशान है, उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में 6 लोग गए राज्यसभा पे, 4 कांग्रेस के हैं सर, 4 लोग, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, मिलिंद देवरा हो, है ना, ये कौन से, चंद्रकांत खंडोरे तो कांग्रेस से, मतलब 6 में से 4 लोग ये कांग्रेस के एमपी है। तो कांग्रेस जय श्री राम बोल रहे हैं। आज बीजेपी का वही कहना है कि कांग्रेस जय श्री राम बोल रहे हैं। सर ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इस देश के तमाम हिंदू भाइयों के मतलब जो वो देवता है, आदर्श है ना। ये भरम निकाल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरम निकाल देना चाहिए कि भगवान श्री राम जो है वो सिर्फ उनके हैं। भाजपा का नथुराम है, सिर्फ भाजपा के नथुराम है। करेक्ट,
यस तो बिल्कुल सही है। मैं अंबेडकर साहब के पास, अंबेडकर साहब टेक्निकली जो आपने दोनों सुना, बालाजी गड़े पाटिल का भी सुना, आपने महमूद देशमुख जी का भी सुना। अब जो क्रिटिकल इश्यूज जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, फार्मर्स इशू, फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान का प्रोटेस्ट, महाराष्ट्र में जो कुणबी, मराठा, ओबीसी, जातीय जन, तो राहुल गांधी जी के पास सॉल्यूशन है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2024 में हम आएंगे तो जातीय जनगणना होगा, 50% कैप जो रिजर्वेशन का है उसको बढ़ा देंगे, और आगे जाके बोले कि फार्मर्स को एमएसपी हम लोग देंगे एज पर स्वामीनाथन कमीशन। तो अन्याय, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो अन्याय को मिटाएंगे राहुल गांधी जी। तो अंबेडकर साहब, हाउ डू यू सी दिस? ही हैज सॉल्यूशंस, राहुल गांधी जी। ये सब चुनावी बहाने हैं। वो मध्य प्रदेश में गए थे, वो माधुरी दीक्षित जैसा उन्होंने एक नाटक किया, 1 2 3 4 10 गिनूंगा, सब स्कीम लागू हो जाएंगी। कर्नाटक में भी वही बोला, कोई भी स्कीम सब फ्लॉप हो गए हैं। और इनको यदि किसानों को एमएसपी देना था तो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट 2006 में आया था। 2006 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तो इन्होंने उस समय पे एमएसपी क्यों नहीं दिया? एमएसपी की लीगल गारंटी आज किसानों को चाहिए, तो उन्होंने वो 10 साल में क्यों नहीं दी? ये भी इनको बोलना पड़ेगा ना, ये भी इनको बोलना पड़ेगा। और दूसरा बात ऐसा है कि ये बोल रहे कि 4 नेता कांग्रेस के गए, बहुत गलत इंफॉर्मेशन है आपकी। अरे हमारी मेधा कुलकर्णी पुणे की गई है, सामान्य कार्यकर्ता है, एक स्कूल टीचर। मिलिंद देवरा कहाँ से आए सर? मिलिंद देवरा हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है। हमारे पार्टी के आदमी सुन के तो लो भाई, मालूम नहीं है तो अपनी अक्ल तो बढ़ाओ थोड़ा। 3 हमारे पार्टी के पूरी अक्ल आपको ही है, अक्ल पूरी आपको ही बांटी है। अरे नाम तो सुन के लो, गोपछड़े हमारा 30 साल का कार्यकर्ता है। हमने वो बात नहीं, इनको किसानों के ऊपर बात करने को बोलिए अंबेडकर जी को, और ये किसानों के ऊपर बात करें। वो एक ही बात सर, ये बकवास हम नहीं सुनेंगे, इनको बोलिए कि ये किसानों के ऊपर बात करें। आप सुनिए तो सही ना, गड़े पाटिल साहब, आप सुनिए, अंबेडकर साहब बोल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं इनको? ये अकल निकाल रहे हैं, ये इनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। नहीं सुनिए, ये बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ पे, इनके उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इनके उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। ये सवाल गड़े पाटिल साहब वो प्रश्न अंबेडकर जी महमूद देशमुख जी का जवाब दे रहे हैं, आपका भी जवाब देंगे। अभी फार्मर्स का जाति जनगणना, फार्मर्स बात करेंगे ना अंबेडकर साहब, बात करेंगे। नहीं बोल लीजिए, आप बोलने दो, उनको बोलने दो, ठीक है, बोलिए। अपना इंफॉर्मेशन पहले करेक्ट करो। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट भेजे हैं, उसमें से 2 जमीनी लेवल के कार्यकर्ता है, डॉक्टर अजीत गोपछड़े और सौ मेधा कुलकर्णी। दोनों भी 40 साल भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे। मेधा कुलकर्णी एक स्कूल टीचर थी, अजीत गोपछड़े एक सेवाभावी डॉक्टर है। यहाँ पे ब्यौरा लेने नहीं आए सर, अभी सर देखो, हम उम्मीदवार का ब्यौरा लेने नहीं आए। अरे महमूद देशमुख आपने मुद्दा निकाला था, मुद्दा देशमुख जी ने निकाला था, कांग्रेस के है करके आपने मुद्दा निकाला था। उनका डिटेल नहीं चाहिए, उनकी जीवनी नहीं सुननी हमको। अच्छा सुनिए, महमूद सर, ये किसानों के ऊपर बात करें, किसानों के ऊपर क्यों रोका जा रहा है किसानों को? नहीं, किसान पर बात करें आप। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो। 2006 को स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट आया था, 2006 से 2014 तक हम असफल रहे। 2014 में लोगों ने तो मोदी जी को चुन के दिया था। 10 साल से क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप जब जिम्मेदार नहीं है 2024 की कर रहे हैं, कैसे कर सकते? आप खुद बेजिम्मेदार है, गैर जिम्मेदारी के प्रवक्ता के साथ बात करना, डिस्कशन सुनिए, आप सुनिए, बालाजी गड़े पाटिल साहब सुनिए, पहले सुनिए। 2014 इसका जवाब दो मेरे को, क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन आयोग का अवलंबन क्यों नहीं किया? हम नहीं कर सके, इसलिए आपको लोगों ने चुन दिया। आपने क्या किया बताइए? अंबेडकर जी, मैं कहना चाहता, अंबेडकर जी, कांग्रेस ने नहीं किया, इसके लिए लोगों ने आपको मौका दिया। आपने क्या किया ये बताइए ना। आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं काम कर रहे? आप क्यों बना रहे? रिपोर्ट कार्ड बालाजी गड़े पाटिल, एक बात सुन लीजिए,
अकल की जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अकल सीखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। अच्छा बालाजी सुनिए, ये बालाजी गड़े आप खुद जमा कर लो, हमसे अभी आप लीपापोती कर रहे हो, आके झूठी बात मत करो। 4 लोग भाजपा के नहीं है, आप बोल रहे 4 लोग सर ठीक है, आप गलत बात किया। अशोक चौहान किसको, कौन सी पार्टी में सर गए? अरे महमूद सर ठीक है, उनका सही है, वो सही है। आप किसानों के ऊपर उनका सवाल सुन लेते हैं। आप बताइए सर, हम नहीं कर पाए, आपको चुन के दिया, आपने क्या किया 10 साल में, बताइए। करेक्ट 10 साल में हमने क्या किया वो मैं बोलता हूँ। जो एमएसपी गेहूं की है, अनाज की है, बाद में तांदुल की है, मतलब चावल की है, वो हमने 1.5 गुना बढ़ाई हुई है। अभी जो आज का प्रॉब्लम है, पीएम किसान योजना जो है वो छोटे किसानों के लिए बनाई गई है और वो एक इनकम सपोर्ट का योजना है। जिस महाराष्ट्र में आप बात कर रहे हैं, उधर किसान को हर सालाना 12,000 रुपया मिलता है छोटे किसानों को। ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। सर मत दीजिए सर, ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमारे सोयाबीन को भाव चाहिए, कपास को भाव चाहिए। कपास का भाव कहाँ पे आया है, सोयाबीन का भाव कहाँ पे आया है? बालाजी गड़े पाटिल साहब सुनिए ना, पूरा जवाब सुनिए ना उनका। नहीं सर, इनका गलतफहमी निकाल दो। इनको क्या चाहिए वो जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप रिपोर्ट, आप हो सके तो रिपोर्ट कार्ड सुनाइए। वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, रिपोर्ट कार्ड पीएम किसान योजना हमने लाई है, इन्होंने लाई नहीं थी, और हमने 6,000 रुपया हर सालाना छोटे किसानों को दिया है और उसमें से किसान समाधानी है। महाराष्ट्र में छोटे किसान को 12,000 रुपया मिलता है, उसमें किसान समाधानी है। हमने किसान को पीक बीमा योजना, फसल बीमा योजना का लाभ दिया है। हमने किसान को इरिगेशन का लाभ दिया है। हमने किसान को सपोर्ट सिस्टम, बहुत जो इंफ्रा जो रहता है किसान के लिए, फार्म गेट इंफ्रा, उसके लिए 1 लाख करोड़ का हमने प्रोविजन किया है। और उसमें से हमने पहले बार एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कीम हमने चलाया है और उसमें से 46,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में काम कर रहे, पूरे देश में और भी काम कर रहे हैं। उनको इनकम सपोर्ट मिल रहा है, उनको फाइनेंस मिल रहा है। सर हम मोदी जी की सुनिए ना, मैं आपकी माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ ये बकवास सुनने के लिए नहीं आया। गड़े पाटिल साहब सुनिए ना, आप जरा देखो, सुनिए, आप पूछे तो सुनिए ना, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ ना, आप विरोध कीजिए ना। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। एक्सपोर्ट जो है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये मोदी जी के काल में बहुत बढ़ा हुआ है। गेहूं का एक्सपोर्ट एक जमाने में वर्ल्ड के लिए हमने सपोर्ट किया था, और जब कोरोना आंकड़े बताओ सर, आंकड़े बताओ। अंबेडकर जी झूठ मत बोलो, आंकड़े बताओ। 2014 से पहले का एक्सपोर्ट बताओ, बाद का एक्सपोर्ट बताओ। चलो आंकड़े बताओ सर, ये झूठे लोग हैं। अच्छा हमको नहीं सुनाइए। अभी ये नालायक लोग हैं, ये नालायक लोग हैं। बालाजी गड़े पाटिल साहब, अभी हम जवाब दीजिए ना। अभी 5-10 मिनट उन्होंने सुना है। अंबेडकर साहब गलत बात मत कीजिए, आप सुनाइए जी, गलत बात मत कीजिए। गड़े पाटिल साहब सुनिए, वगैरह आप खुद की क्वालिटी मत बताइए, आपको मालूम नहीं, मैं भी बोल सकता हूँ। बालाजी गड़े पाटिल साहब आप बात कीजिए। अभी आपके अशोक चौहान जी खुद जब इस्तीफा देके बीजेपी में आए, बोले कि कांग्रेस लीडरशिप 2024 लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये अशोक चौहान जी का कुछ मजबूरी है। मिलिंद देवरा जी भी वही बोले कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और कौन से इश्यूज ले रहे हैं वो, इसमें मैं एकदम डिसअपॉइंट होकर निकल रहा हूं। बाबा सिद्दीकी वही बोल के निकल रहे। अब कमलनाथ क्या, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के लीडरशिप पे अंदर आपको झांकने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? क्या स्ट्रेटेजी नहीं है 2024 के लिए? सर मैं बताता हूं सर, बोलिए ना। हाँ, जो आपने कहा कि इन लोगों ने ऐसा कहा कि कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजी नहीं है, अशोक चौहान जी खुद स्ट्रेटेजी में थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे। वहां पे क्यों नहीं ये बात रखी उन्होंने? अशोक चौहान जी महाराष्ट्र के मुख्य नेता थे, उनके साथ ही स्ट्रेटेजी होती थी। यानी कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं बोल रहे तो अशोक चौहान जी के साथ उनके खुद के पास स्ट्रेटेजी नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। और आज बीजेपी उनको डरा रही है, इसलिए डर के कांग्रेस के ऊपर वो आरोप लगा रहे। पहले दिन बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ कहना नहीं है, उसके बाद कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद कहते हैं कि पार्टी के पास प्लान नहीं है। आप तो वहां पे महाराष्ट्र के टॉप 3 नेताओं में से थे, सीडब्ल्यूडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो सदस्य भी थे, वहां पे क्यों नहीं ये बात उठाई?
यहाँ मीडिया में बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे उनके ऊपर ये ज्यादा नहीं बात करनी है। लेकिन स्ट्रेटेजी यही है, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे लेकर हम जनता के ऊपर जा रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति है, महिला, युवा, बेरोजगार और इस देश में ये जो भी लोग परेशान है, इन सभी लोगों को भाजपा के इस गुस्सेल राजनीति से बाहर निकाल के सही सच्चा राम राज्य लाना है। इनका राम नथु राम है और हमें उस श्री राम भगवान का राज्य लाना है, ये तो बात है। बाकी रही बात भाजपा के प्रवक्ताओं की, तो मैं यही उनको कहना चाहूंगा कि गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने, खड़गे साहब ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस ने लाया, बैंक नेशनलाइजेशन कांग्रेस ने लाया, पब्लिक सेक्टर जितना जबरदस्त तादाद में कांग्रेस ने लाया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कांग्रेस ने लाया। तो वेयर हैव वी फेल्ड, वेयर हैज द कांग्रेस फेल्ड? बालाजी गढ़ीपाल साहब, कहां आपने सब कुछ लेके आए पर व्हाट हैपेंड? गाड़ी कैसे रुक गई, थम कैसे हम सर झूठ बोलने में फेल हो गए, हम झूठे वादे देकर उसका प्रोपेगेंडा बनाने में हम फेल हो गए, हमने जो देश को दिया उसका मार्केटिंग करने में हम फेल हो गए, और मीडिया को डरा के धमका के झूठ सालों साल पिछले 10 सालों से इसका गोदी मीडिया को डरा के धमका के देश की जनता को झूठ धकाने का जिस तरह से काम मोदी जी की सरकार कर रही है, वो झूठ लोगों के ऊपर थोपने में हम कम पड़ गए। हमने मीडिया को फ्री हैंड दे दिया था। इस देश का लोकतंत्र का हर एक आदमी, नेहरू जी की इतिहास पढ़ लीजिए, उनको पूछा गया कि आप में बहुत सारे नेहरू है, आप में बाल नेहरू है, चाचा नेहरू है, आप में परराष्ट्र धोरण वाला नेहरू है, आप में राइटर वाला है, पोएट वाला है, आपको कौन सा नेहरू ज्यादा पसंद है? उस वक्त नेहरू जी ने कहा कि मुझे वो नेहरू पसंद है जो इस देश के लोकतंत्र का सबसे आम आदमी उठकर कह सके कि ये नेहरू जी गलत कर रहे हैं, एक झूठ बोल रहे हैं, एक सही काम नहीं कर रहे, ऐसा कहने की आजादी देने वाला जो नेहरू है, वो नेहरू मुझे सबसे पसंद है। पाटिल साहब, आप पे ये आरोप है, बीजेपी मोदी साहब का डायरेक्ट आरोप है कि आप जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार में टोटल लिप्त कांग्रेस है। और वो जो बार बार बड़ा जो रिपोर्ट है, व्हाइट पेपर, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ऑगस्टा घोटाला, DLF घोटाला, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मोदी साहब का एलिगेशन आपने सुना ही होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी। तो इसका कैसे, क्या भ्रष्टाचार, परिवार, ये जो व्हाइट बिल्कुल, अभी ये कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी कर रही थी, जिन लोगों के ऊपर परिवारवाद के आरोप कर रही थी, उन सभी लोगों को बीजेपी ने अपने घर में ले लिया है। तो अभी ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद बीजेपी अपने घर लेके गई है। जैसे कि अशोक चौहान जी, शंकर चौहान जी के बेटे हैं, अभी उनकी बेटी को वो टिकट देने वाले हैं, ऐसा मैंने न्यूज से सुना है। तो हमारा परिवारवाद और हमारा भ्रष्टाचार तो बीजेपी ने गोद ले लिया है। अभी जो बचा है वो ये लोगों की पार्टी है, ये पब्लिक मूवमेंट है, महात्मा गांधी जी के विचारों के ऊपर चलने वाली, पंडित नेहरू जी के विचारों पर चलने वाली, और जिन्होंने स्टेच्यू को, पुतलों को विरोध किया था, उन सरदार पटेल के विचारों पर चलने वाली ये पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली, संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी 2002 में जिनके कार्यालय के ऊपर तिरंगा 2002 तक लहराया नहीं जाता था, उन विचारों के ऊपर चलने वाली नहीं है। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र का मजाक इन लोगों ने बनाया हुआ है, अभी ये लोग हवा में हैं, इनको लग रहा है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। दुनिया का इतिहास उठा के देखिए कि बड़े से बड़े तानाशाहों का अंत जनता ने बहुत बुरी तरह से किया है, और भारत की जनता उसके लिए सज्ज है, और आने वाला वक्त आपको बताएगा। क्योंकि अभी किसान को सुन लीजिएगा सर, मैं खुद किसान हूं, सोयाबीन हमने जिस बुनाई जितनी की वो भी निकला नहीं है। कपास के भाव क्या है? कपास ये 6,000 और 12,000 के भीख की बात कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए वो 6,000 और 12,000 की भीख, हमको चाहिए हमारे जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसको हमको रेट अच्छा चाहिए, हमें उसकी एमएसपी चाहिए। लेकिन जब सोयाबीन मार्केट में आ जाता है तब मोदी जी वहां से सोयाबीन का पेंट भारत में मंगा लेते हैं, और किसानों के जो सोयाबीन है उसके भाव गिर जाते हैं।
कपास आ जाता है तो चाइना से गट्टियां मंगवा लेते हैं और कपास के भाव गिर जाते हैं। टोमेटो के भाव अगर बढ़ गए तो फिर टोमेटो मंगवा लेते हैं। किसान जिए तो जिए कैसे? और रही बात लागत की, यूरिया का अगर देखा जाए 50 किलो का जो पोता था, जो थैला था, वो अभी 45 किलो का हो गया है। उसकी सब्सिडी कम हो गई है और रेट बढ़ गया है। डीएपी का अगर देखा जाए, खाद के रेट बढ़ गए हैं, बियानों के रेट बढ़ गए हैं और जो किसान बेच रहा है उसके रेट कम पड़ गए। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब झूठे वादे हैं, ये झूठी सच्चाई है, जवाब दे देंगे, ये आंकड़े झूठे हैं। अभी मैं पहले देशमुख साहब के पास जाऊंगा। मैं देशमुख साहब, मोदी जी के गारंटी यानी पूरी होने वाली गारंटी है। मोदी जी का कहना है कि किसान को कोई गारंटी नहीं दे रहा था, मोदी जी आए गारंटी दिया। किसान सम्मान योजना, मोदी जी को गारंटी। ओबीसी समाज को गारंटी कोई दे नहीं रहा था, लोन कोई दे नहीं रहा था। मोदी जी का कहना है कि मुद्रा लोन लेके आए। मुद्रा लोन ओबीसी के लिए मोदी जी गारंटी है, खड़ा हो गया मोदी जी। और मोदी जी का गारंटी विश्वकर्मा योजना, बोले कि इनके लिए कोई जो कारीगर है हमारे, उनके लिए कोई गारंटी नहीं ले रहा था। मोदी जी आए, मोदी गारंटी। विकसित भारत विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ का। तो क्या मोदी जी का गारंटी को आप, एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, डिजिटल यूपीआई पेमेंट रेवोल्यूशन, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। आप देखे होंगे मोदी जी ने पूरे लिस्ट रिपोर्ट कार्ड के। और अंबेडकर साहब और बहुत सारे बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए कि मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड गांव गांव तक पहुंचा है। तो ये गारंटी में क्यों विश्वास नहीं है महमूद देशमुख साहब आपको? नहीं, इसका जो अभी आपने कहा ना गारंटी, तो आपने ये भी देखा होगा कई गांव में इनके लोगों को वहां से भगाया जा रहा है। जो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, वहां लोग, जनता इनको भगा रही है, दौड़ा रही है। और किसानों की बात अगर आप करेंगे, अगर वाकई में किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो फिर आज दिल्ली में मतलब लोग किसान मोर्चा लेके क्यों जाना चाहते हैं? किसानों को क्यों रोका जा रहा है? आज 5-6 दिन हो गया, लोगों के बीच में रोड़े डाले जा रहे हैं, वहां पे कील बिछाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये क्यों किए करने की नौबत आ रही है? ये सिर्फ एक जुमला है, आने वाले कल में ये फिर कहेंगे ये भी एक जुमला है। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर वो किसान नहीं हो, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई आतंकवादी है या देशद्रोही लोग हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर के हमारे दुश्मन के लोग हैं। ये देश, किसान इस देश का अन्नदाता है, आप सोचिए। और किसानों की बात को नजर रखते हुए इन्होंने क्या किया, ये अभी चौधरी चरण सिंह जी को अभी बीच में जो भारत रत्न जो इन्होंने दिया, भारत रत्न नहीं है, ये चुनाव रत्न बोल के इन्होंने बांटे हैं। इसमें चौधरी चरण सिंह को इन्होंने सोचा, वो जाट नेता जहां पे 27 सीट इफेक्ट करती है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, इसके लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को मतलब भारत रत्न का खिताब दे दिया। बाकी किसान हमसे जुड़े, स्वामीनाथन जो है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उनको इन्होंने मतलब भारत रत्न से नवाजा। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम अगर इस तरीके से मतलब नवाजेंगे तो लोग शायद किसान हमसे जुड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रही अभी अंबेडकर साहब कह रहे थे 2-2 हजार रुपया जो किसान के खाते में आता है, तो मैं अंबेडकर साहब, मैं भी किसान हूँ, या गाड़े पाटिल बैठे वो भी किसान है। सुनिए, हम किसान लोग हैं, किसान लाचार नहीं है और किसान मोहताज नहीं है। आज बरसों से खेती करते आए हैं, आप 10 साल में सत्ता में आए हुए, और किसान भीख नहीं मांगता, किसान खुददारी चाहता है। किसान जो है वो एमएसपी चाहता है, अपने माल का उचित भाव मिलना चाहिए, उसको योग्य दर मिलना चाहिए। वो लड़ाई लड़ रहा है। वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है कि आप 2,000 दे दिए, 4,000 दे दिए। आप कहते हो साल का 6,000 मिल रहा है, वो खुश है। इसने कहा आपसे खुश है, 6,000 से क्या होता है? अरे भाई, उसका जो मतलब उसकी जो फसल है उसका योग्य दाम उसको दे दो ना। आप किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आप सोचते हो पैसा नहीं है, और 11 लाख करोड़ इस देश के अंदर आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आज भी आप देखेंगे तो मतलब उद्योगपतियों के लिए आप फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन किसानों के लिए नहीं दे रहे हो। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, 140 करोड़ लोगों का अन्नदाता जो है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी और ये केंद्र सरकार जो है, ये किसानों की नहीं है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है। तो इसके लिए ये पूंजीपतियों के बारे में सोचेंगे, न कि किसानों के बारे में सोचेंगे, न बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे, न युवाओं के बारे में सोचने के लिए इनके पास समय है। अंबेडकर साहब, आपका रिपोर्ट कार्ड जो बार बार मोदी साहब, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी जो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो 5-6 महीने बोल दिया, उसके साथ गरीब कल्याण योजनाओं में आप कहते हैं कि किसान सम्मान,
और आवास योजना 4 करोड़ लोगों को दिया, आयुष्मान 11 करोड़ लोगों को दिया, उज्ज्वला 12 करोड़ लोगों को दिया, हर घर नल से जल 14 करोड़, शौचालय 11 करोड़। फिर ये एक जबरदस्त आंकड़ा है, ये जबरदस्त आंकड़ा है। मगर कांग्रेस का कहना है कि यह आंकड़ा थोड़ा सस्पिशियस है, प्रश्न लगा हुआ इस आंकड़ों पर। कांग्रेस का कहना है द गांधी फैमिली हरित क्रांति लेके आया, सफेद क्रांति लेके आया, कंप्यूटर क्रांति लेके आया। ये कांग्रेस का देन है इस देश के लिए, पब्लिक सेक्टर उसको लेके आए ना। हाउ यू से दैट नंबियार जी हाँ बोलो ना। नंबियार जी मुझे बोलने दीजिए, ऐसा है, मुझे बोलने सुनिए। दीजिए हाँ, नंबियार जी, मुझे नंबियार बोलने जी, देश दीजिए। में आपके पास आता हूं, सुनिए ना। अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। मुझे आप समय बोलिए, देना चाहिए, बोलिए, मुझे समय देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनको गड़े पाटिल साहब जरा सुनिए। प्लीज, बालाजी गड़े पाटिल साहब प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ बोलिए अंबेडकर साहब। हाँ, तो पहले तो एक है, ये सिलेक्टिव बात करते हैं, हाँ। इसलिए मैंने उनको गलत शब्द का इस्तेमाल किया जानबूझ के, क्योंकि ये जब नेहरू जी का बढ़ाई करते हैं कि उनके इसमें फ्रीडम कैसा था, तो इनके ही इंदिरा जी ने 1975 में इमरजेंसी लाई थी और पहले दिन पूरे पेपर ब्लैक छपे थे, क्योंकि इतनी कड़ी निगरानी पेपर के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर लगाई थी। हजारों कार्यकर्ताओं को, जिसमें जेपी नारायण जैसे बड़े लोग थे जो कि बहुत तपस्वी थे, उनको भी इन्होंने जेल में डाला है, 2-2 साल उनको जेल में रखा है। तो ये सब जो अपने के लिए अच्छा है, वो जब चाहिए तभी नेहरू जी के पास जाएंगे, बीच में इंदिरा जी को भूल जाएंगे। और मैं इनको पूछता हूं कि तुम्हारे पक्ष को जब तुम पूछते हैं कि भाजपा में लीडर कम हो गए करके कांग्रेस के ले रहे, तो तुम्हारे इधर लीडर कम पड़ गए करके तुम एक फैमिली को चिपका रहे ना, एक फैमिली के पांव पड़ते रहे। 60 साल हो गए तुम्हारे को, 1,40,00,000 140 करोड़ लोगों में कोई नेता नहीं मिले। अशोक चव्हाण जी अच्छा आदमी है, तो अशोक चव्हाण जी को तुमने अच्छी तरह से क्यों नहीं उसको संधि दिया? उसको संधि मिला नहीं करके तो भाजपा में आ गया। वो खुद होके बोलता है। और जो राहुल गांधी है, उनका खुद का आइडिया क्या है वो तो बोलिए। ये लोग क्या करते हैं आप वाले, और ये इनका डेवलपमेंट का आइडिया क्या है? इलेक्शन जीतने के लिए ये बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ कर देंगे। मोदी जी का डेवलपमेंट का आइडिया क्या है? वो बोलेंगे 1 करोड़ छत के ऊपर हम सोलर बिठाएंगे, तुमको भी फ्री देंगे और हमको भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इसको डेवलपमेंट विजन बोलते हैं। और देश के जो गरीब है उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का इस विजन के साथ, जैसे आपने बोला कि उसमें 52 करोड़ लोगों को उन्होंने खाते खोल के दिए, बाद में किसानों को उन्होंने किसान सम्मान योजना दिया। जो हकर्स थे उनको जो ये था कोरोना काल था, उसमें उनकी पूंजी खत्म हो गई थी, तो उनको मदद किया, कर्जा दिया, मुद्रा कर्जा दिया, स्टैंड अप इंडिया दिया, स्टार्टअप इंडिया दिया। ऐसे सब जो विजनरी आइडियाज है, वो विजनरीज आइडिया इनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जो भी चीज बोलते हैं वो जॉर्ज सोरेस का फाउंडेशन जो उनको लिख के देता है वो आइडिया बोलते हैं। और यदि उनको ओबीसी के लिए इतनी ये थी करुणा थी, तो उनका जब शासन था तभी ओबीसी के लिए क्या किया? 10 साल में यूपीए सरकार ने ओबीसी के लिए क्या किया? यदि ओबीसी का महामंडल जो था उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? ये सब बात भी जनता जानती है ना। और आप जो बोल रहे हैं जनता जानती है, उसमें हमारा भी भरोसा है। इसीलिए 3 राज्यों में जबकि पूरी मीडिया बोल रही थी कि पूरी कांग्रेस आएंगी, तो हम बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, विक्रमी बहुमत से चुन के आए हैं। और हमको भी जनता के ऊपर भरोसा है कि जनता जानती है काम करने वाला, काम करके लेने की हिम्मत होने वाला, काम करने की विजन होने वाला कौन नेता है? वो अकेला नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। ये जनता भी जानती है। तो हम भी आश्वस्त है और 2024 में हम फिर मिलेंगे। बोलिए गड़े पाटिल साहब, आपने सुना, देयर इज नो विजन, आप लीडरशिप हैज नो विजन, दैट्स व्हाट अंबेडकर साहब से। गड़े पाटिल साहब बोलिए ना। सर अभी ये जो कह रहे हैं अशोक चव्हाण जी के ऊपर, पिछले आज 3-4 दिन पहले इन्हीं के लोग जिस तरह से आरोप लगाते थे, अभी ये उनको प्रिय हो गए। हमारे उनके खिलाफ कोई उनके लिए कोई नफरत हमारे दिल में नहीं है चव्हाण जी के लिए, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया। ये जो इन्होंने कहा, इनको बहुत अभी अवसर की बात सूझ रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, शायद उनको स्मृति में नहीं होगा तो उनको बताऊंगा कि
उनको 2 बार मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। वो 1987 से कंटिन्यू सत्ता में है। 1987 से अंबेडकर जी एक बार वो आपकी पार्टी में आए, उनके साथ बैठ के पूछ लीजिए, यानी कि आपको यहाँ बोलने में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उनको अवसर बहुत मिला है, मुख्यमंत्री बनाए गए थे महाराष्ट्र के। और रही बात गांधी जी को ही, गांधी जी नेतृत्व, राहुल जी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का नहीं करते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, उनके नेतृत्व में राहुल गांधी जी काम करते हैं, ये आपको जानना चाहिए। अभी मैं अगले मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूं कि कौन सा विजन कांग्रेस पार्टी के पास है, क्या कांग्रेस पार्टी का विजन है। तो विजन की बात यह है कि हमारा विजन यह है कि इस देश के किसानों की आय बढ़े, उनको भीख में पैसे ना देके उनकी आय बढ़े, और जो कर्जा उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर रही है बीजेपी, वो कर्जा उद्योगपतियों का राइट ऑफ ना करते हुए लोगों के जेब से निकाल कर जो इनको दिया जा रहा है। हमारा विजन यह है कि जो किसान महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहा है, जो अकाल के वजह से परेशान है, पीक बीमा के माध्यम से जो ये सरकार बीजेपी वाले जो लूट रहे हैं, तो हमारा विजन यही है कि लूट को रोक दिया जाए। हमारा विजन ये है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। हमारा विजन ये है कि इस देश के सरकारी नौकरियां जो है, जो खाली पड़ी हुई है, वहां पे भरी जाए। और बात आप रिजर्वेशन की ना ही कीजिए तो अच्छा है बीजेपी वालों, क्योंकि बीजेपी ओबीसी की अब बात कर रहे हैं। सर, ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोगों ने रद्द करवा दिया है। अब ये बोलेंगे कि कोर्ट ने रद्द किया है। कोर्ट इनको बोल रही है कि हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इंपेरिकल डेटा हमको दे दीजिएगा। सरकार ने कहा है कि हमारे पास इंपेरिकल डेटा नहीं है। अभी रोहिणी कमीशन आ गया, तो रोहिणी कमीशन को इन्होंने इंपेरिकल डेटा दे दिया है। इनको जानकारी नहीं होगी तो साहब जी ले लिए, प्रवक्ता माननीय बीजेपी के पास से, तो उनको दे दिया जाए। यानी कि बीजेपी का रिजर्वेशन पॉलिटिकल ना मिले, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस की विचारधारा है, क्योंकि इनको मनुस्मृति मान्य है। बट जो बैकवर्ड कमीशन गड़े पाटिल बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट स्टेटमेंट मिला है, उसका क्या विजन है बालाजी? नहीं सर हाँ। सर यहाँ पे 2 बातें हैं सर, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। जो ये बात कर रहे थे ओबीसी की, वो जो बात है, इस देश की 2080 जातियां जिस ओबीसी में आते हैं उस ओबीसी की है। आप जिस गायकवाड़ रिपोर्ट की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र के मराठा कुणबी इस रिजर्वेशन के मामले में मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले उसका जवाब देना चाहिए। तो वो रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया है, विजन की बात करता हूं, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ओबीसी के लोगों को देने के लिए स्थानिक स्वराज में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो ये लोगों ने उसको रद्द करवा दिया और कोर्ट के ऊपर उसका जो है उसका आरोप लगाया कि कोर्ट ने रद्द किया है, लेकिन इंपेरिकल डेटा ये बीजेपी वाले नहीं दे रहे। इनके पास है, ये नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें देना नहीं है, क्योंकि अगर वो दे दिए तो ये वहां पे ओबीसी वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में आ जाएंगे, तो फिर कैसा होगा। तो यही बात है कुल मिला के। और रही बात गायकवाड़ कमीशन की, तो उसका सवाल मुख्यमंत्री दे दे, उस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री दे दे। मुख्यमंत्री की कल की कॉन्फ्रेंस देखिएगा, जो भी नई कॉन्फ्रेंस आती है उसमें नया झूठ लेके माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आते हैं। मराठा आरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? अभी वो अशोक चव्हाण जी आपके पास आ रहे, हमारे अशोक राव जी चौहान आपके पास है, वो भी मराठा उपसमिति के अध्यक्ष थे, उनकी भी मांग थी। तो आप सब मिलकर बैठिए और मराठा रिजर्वेशन के लिए आप क्या करना चाहते हैं बताइए। मराठाओं को रिजर्वेशन चाहिए। पटेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रकाश अंबेडकर जी ने बोला है कि ये पूरे एजिटेशन के सिलसिले में एकनाथ शिंदे जी सबसे बड़ा दिग्गज मराठा लीडर करके उभर के आया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है जो प्रकाश अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि आज के तारीख में सबसे बिगेस्ट मराठा लीडर उभर कर एकनाथ शिंदे जी आए हैं? ये इसमें वो एक हफ्ते भर के लिए आए थे प्रदीप जी। वो एक हफ्ते के लिए वो ऐसा लीडर बन गए थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद महाराष्ट्र का मराठा समाज जो है वो जागरूक है, वो पढ़ता लिखता है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि ये मोदी जी और अमित शाह के साथ जाने के बाद ये जुमला देना सीख चुके हैं, और वासी में इन्होंने एक जुमला मराठाओं को दिया है। ये देखा, अभी उनको गाली गलौज दे रहे हैं, सर हम आपको पढ़वा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सब लोग देख रहे हैं ना, तो ये अंबेडकर जी को पसंद नहीं आएगा। और अंबेडकर जी के लिए भी मैं दरखास्त करता हूं कि बीजेपी वाले मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करे कि कम से कम 33% रिजर्वेशन
मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं को सत्ता में दिया जाए, वरना सब कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले भी वहां पे आके लेके जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपको चिंता है बहुत, बीजेपी वालों की चिंता। जी सर, मुझे अंबेडकर साहब की चिंता है, मुझे अंबेडकर जी की चिंता है। मैं इनके लिए दरखास्त करता हूं कि बीजेपी मूल जो ओरिजिनल बीजेपी का कार्यकर्ता है उनके लिए सत्ता में कम से कम 35% तो रिजर्वेशन दे ही देना चाहिए। फैमिली छोड़ के कोई अन्य नेता बनाए, ऐसा भी हम बोल रहे। तो आप भी वो भी काम करो कि एक गांधी मैं सर आपकी तकलीफ समझ सकता हूं सर, नहीं है अंबेडकर साहब, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। लेके चलो और गांधी जी के ही पाँव पढ़ते रहो जिंदगी भर। सर हम बिल्कुल, हम गांधी, आप गोडसे के पाँव पढ़े, आप गोडसे के पाँव पढ़ते हो और हमको अभिमान है कि हम गांधी जी के पैरों के ऊपर, सर हम गांधी जी के विचारों के साथ ही चलेंगे। आप गोडसेवादी हो, आप गोडसे हम गांधी, आप गोडसे हम गांधी। महमूद देशमुख जी, क्या ये राहुल गांधी आने के बाद में उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ी है और हमारे उसमें उस दरमियान हमारे 6 प्रेसिडेंट हो गए। सर मैं आपकी, सर आपका तकलीफ समझता हूं सर, मैं आपकी भी समझता हूं। बहुत बुरा हाल है आप लोगों का। गांधी जी के आपका महादेव भंडारी ना हो जाए, ये दरख्वास्त है मेरी। और गणेश पाटिल साहब, आज मोदी साहब ने कहा गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस आर गांधी। उनके हाथ अभी दुखी होने लगे, इसलिए वो बाहर आ गए। आप भी समझ लो। प्रदीप जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं सर, सर इनको तो बोलने दीजिए ना। महमूद देशमुख जी, महमूद देशमुख जी कैसे देखते हो आप कैसे देखते हो बीजेपी, मोदी साहब घोषणा किया 400, अब की बार 400 पार, हाउ डू यू सी? केजरीवाल जी ने कहा कि, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप सवाल तो करिए न। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि आपने पूरा फंडिंग बढ़ाना बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक चल नहीं रहे हैं और जो एक एक स्कीम था वो सब बंद हो रहा है। जो जन कल्याण स्कीम था, मोहल्ला क्लिनिक्स में जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को तुरंत न्याय मिलता था, वो भी सब बंद, अफेक्टेड 23,000 लोगों को जो एक स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट मिल रहा था एक्सीडेंट विक्टिम्स को, वो सब अटक गया है, फंडिंग बंद हो गया है। नहीं, उसकी वजह देखिए, साफ साफ वजह है, मोदी जी क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाए, या तो इंडिया अलायंस से अलग हो जाए। बस वो यही चाहते हैं, ताकि आप सोचिए ना, वो जो आज महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो, या वो हेमंत सोरेन वाली बात हो, जहां जहां ये कोशिश कर रहे हैं सबको अलग करने की, या जो नहीं मान रहा है उसको जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि 400 तो बोलने की बात है क्या। लेकिन मैं कहता हूं ना, ये 250 मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो वर्किंग है, ये 235 से 40 सीट के अंदर निपट जाएंगे। 235 से 40 के ऊपर नहीं जा सकते ये मान के चलिए। और मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं, आने वाले कल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ जाए तो लोगों को हैरानी नहीं होगी, ये मान लीजिए। इनके जितने भी जुमले हैं ये सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि पूरी देश की जनता जानती है इन्होंने सिर्फ झूठ कहा है, इसमें सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। अंबेडकर, सच्चाई कुछ नहीं है। और रही अभी बात सुनिए, इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस ने क्या कहा। देखिए, मैं खुद कांग्रेस में रह चुका हूं। देश की आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के वक्त अगर देखेंगे तो देश के हालात क्या थे, कुल मिला के 10 से 15 मतलब 15 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मिला के 7 और 8 ऐसे 15 कॉलेजेस थे पूरे देश के अंदर। कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ये पूरा क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विजन को जाता है। और आप सोच लीजिए, ये आजादी में इनकी भूमिका क्या थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जिन लोगों ने देश की मुखबिरी की, मैं बोलना नहीं चाहिए अम्बेडकर साहब, बुरा लगेगा आपको, आप तक अभी अब तक आप हमारी झूठ का बुरा मेरे को लगता नहीं है, झूठ का बुरा मेरे को लगता नहीं है, झूठ तो झूठ ही है। आप सुनिए, काय को बात करते झूठा। हमारी पार्टी 1950 को स्थापित हुई है, काय को झूठा बात कर रहे हैं। सर मैं बात करना चाहता हूं प्रदीप जी, सुनिए। पार्टी स्थापन ही 1950 में हुई, भाजपा तो 1980 में स्थापन हुई, काय को झूठ बात। सर जनसंघ था सर श्यामा प्रसाद कौन है सर? श्यामा प्रसाद जी कौन है? जनसंघ नहीं है क्या? जनसंघ और 1980 में भाजपा स्थापन हुई।
आप माहिती कितने करते आगे लोग बीजेपी में 1980 में स्थापित अभी हुई है। आप ही है जनता क्या उसके पहले कांग्रेस था या में? नहीं था? पहले आप एक बताइए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आप- संघ की स्थापना कब हुई? अभी आप- आजादी अभी के आप- जंग में आपका अभी आरएसएस आपके का क्या नेता जो योगदान है, रहा? वो ये कांग्रेस बताइए। को चोर का पार्टी बोल आप रहे बताइए थे। ना, अभी आप आप कांग्रेस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। तो आपका आजादी के जंग में है। जब कांग्रेस एक को मूवमेंट गाली करके देते चल रही हैं। थी, कोई आप राजनीतिक क्या दल नहीं था है? कांग्रेस। आप पार्टी की भारतीय राष्ट्र स्थापना सुनिए, क्यों हुई? उस समय क्योंकि कांग्रेस जब को कांग्रेस गाली देते आजादी की जंग अच्छा, लड़ we रही come to the थी, last उस phase of वक्त the यही program. आरएसएस We के come, लोग, Ambedkar यही साहब, आरएसएस के लोग अंग्रेजों की we come to the last phase of the program. Ambedkar साहब, Ambedkar साहब, देशमुख जी, last voice, last round. हिंदू गाली दे महासभा रहे के थे। आप झूठे लोग हैं। अंबेडकर साहब, मुझे कोई अंबेडकर साहब, नहीं आता। 400 प्लस, मैं आपको हंसता हूं। फास्ट लास्ट फाइनल वर्ड, अंबेडकर साहब, फाइनल वर्ड टू एवरीबॉडी। 400 प्लस मोदी जी ने कहा, 400 प्लस, और खुद बोले कि कांग्रेस का जो श्रम और मेहनत है, मुझे पूरा विश्वास है ऑपोजिशन में बैठेगा। तो इसमें 400 प्लस और महाराष्ट्र में कितना निकलेगा एमपीज, जो टारगेट दिया आपको 45 का? जी, मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, हाँ। और ये जानकारी अभी मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। मगर मेरे हाथ में एक पक्की जानकारी है कि 400 प्लस बोले हैं, उसमें 370 बीजेपी के आने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी तैयार है। आज और कल दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, उसमें इसकी नीति पूरी तय होगी। आपको प्रेस के द्वारा पूरी जानकारी मिल जाएगी। बालाजी गड़े पाटिल साहब, आपका संघर्ष मजबूत होना चाहिए। आपको 52-53 से 272 प्लस पहुंचना पड़े, और देश में बहुत एक तुरंत चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो जाए। तो ये क्या है, कितना सीट होगा? 272 प्लस होगा? सर बीजेपी के जो भी आंकड़े ये बता रहे हैं, वो खुद के आंकड़े, वो खुद भी कुछ भी बता सकते हैं। तो इनका ये प्रोपेगेंडा है कि लोगों को अभी ये महसूस करवा दे कि हम तो आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई, जमीनी सच्चाई ये है कि 220 के ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को, अकेली पार्टी को कितने मिलेंगे ये बता नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस है, आप रहे, या फिर बाकी सभी पार्टियां, सर हाँ मालूम है बहुत सारे पार्टियां हैं, थोड़े फार वहां पे डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन हम संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा है। कुछ भी मतभेद हो, लेकिन उसके लिए हम इकट्ठा है। तो उसको बचाने के लिए हम घर में झगड़े करेंगे, लेकिन बाहर आके हम मोदी जी के, बीजेपी के और आरएसएस के विचार के खिलाफ एक साथ है। तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। सर 1 मिनट और मैं खत्म करूंगा। अभी जो ये बता रहे थे कि 2000, सर प्लीज, 1980 में इनकी पार्टी खड़ी हो गई, और सर इनको दिया चांस तो मुझे भी बोलने को चांस देना पड़ेगा। आपने बोला लास्ट कमेंट करके, मैंने मेरा कमेंट लिमिट किया, इनको भी लिमिट किया। एक मिनट में खत्म कर दीजिए बालाजी गड़े पाटिल मेरे साहब। को भी एक मिनट खत्म कर रहा हूं। फिर ठीक है, 1 मिनट आपको भी देंगे, आपको भी देंगे 1 मिनट देना पड़ेगा। I'll give you 1 minute more. बोलिए, I'll give him also. बालाजी गड़े पाटिल साहब बोलिए, 1 मिनट बोलिए। मैं ठीक है, मैं अगर वो 1 मिनट बोलने वाले हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 साल मोदी जी भी पूरे कर रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब, स्पेसिफिक, वो 1 मिनट अभी आप बोलेंगे नहीं, अभी 1 मिनट उनको बोलने तो फिर मैं देशमुख जी के पास जाऊंगा। अगर वो भाषण देंगे ना, नहीं तो मैं सुनूंगा। 1 मिनट में संक्षेप में गड़े पाटिल साहब, नो प्लीज, नो इंटरफेरेंस, लेट हिम स्पीक फॉर 1 मिनट। बोलिए अंबेडकर साहब। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी अपने हर मिनट का हिसाब, फेसबुक है, ट्विटर है, उनका वेबसाइट है, सभी समाज माध्यम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने, जब संसद का अधिवेशन हुआ तभी प्रेस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एक ही तरीका समाज से कांटेक्ट करने का है, ऐसा उनका भरोसा नहीं है। उनके पास बहुत माध्यम है। कि सर मीडिया के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, मीडिया के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। अंबेडकर जी को नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड प्रदीप जी। मीडिया के ऊपर पूरा भरोसा है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन हर इलेक्शन के पहले। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है फिर? अच्छा, महमूद देशमुख जी नहीं चलता रहेगा। महमूद देशमुख जी, पब्लिक देख रहे, गड़े पाटिल साहब, लोग डिसाइड करेंगे। महमूद देशमुख जी फाइनल कमेंट, फाइनल वर्ड। महमूद देशमुख जी फाइनल वर्ड। हाँ देखिए, यानी कि भारत के लोग के पास समय नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या केजरीवाल जी सीमेंट करेंगे इंडिया अलायंस को? महमूद देशमुख जी, महमूद देशमुख जी बोलिए, महमूद देशमुख जी बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी फालतू समय, महमूद देशमुख जी, राहुल गांधी फालतू बात करते हैं,
इसलिए राहुल गांधी महमूद देशमुख जी बोलिए, फाइनल वर्ड। की बात कीजिएगा प्रदीप आप भी जी। जवाब पे बात कीजिएगा। राहुल गांधी फालतू बात करते हैं। महमूद देशमुख जी, फाइनल वर्ड। महमूद देशमुख, फाइनल वर्ड। महमूद देशमुख जी, देखिए सर, ये झूठे लोग बौखला जाते हैं, चिढ़ अरे जाते हैं, बोलिए, झूठे महमूद लोग देशमुख जी जो है, बोलिए, बोलिए। चिढ़ जाते हैं। प्रदीप जी ये बोलिए, संस्कार है भाजपा के, बोलिए। ये संस्कार है सर भाजपा के। महमूद देशमुख जी बोलिए। एक ही घर लेकिन हम मोदी जी को ऐसा फालतू नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमको ऐसा नहीं सिखाया है। देशमुख जी बोलिए। गाड़े पाटिल जी सुनिए, अभी गाड़े पाटिल जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के समय में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मनमोहन सिंह जी के समय में इस देश में लोकतंत्र था। आज हिटलरशाही है, हुकुमशाही है, तानाशाही है, और तानाशाही में सिर्फ तानाशाह जो होता है वो सुनाता है, वो किसी की सुनता नहीं है। समझेंगे नहीं? तो 272 आज के तारीख में सिर्फ तानाशाही चल रही है, 272 डिक्टेटरशिप चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, आज सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान बचाने की आवश्यकता है। आने वाले कल में 2024 में जो लड़ाई होगी वो संविधान बचाने की लड़ाई होगी। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। ये मतलब जो ये राष्ट्र के हित में जो में अगर काम करना है तो संविधान बचाने वाली पार्टियों को लाना पड़ेगा, संविधान के लिए काम करने वाली पार्टियों को इस देश में लाना पड़ेगा, और संविधान विरोधी पार्टियों को देश से बाहर करना पड़ेगा, सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता। Thank you so much for that. Thank you so much, the guest Vinayak Ambekar ji. Thank you so much for being here. Balaji Gade Patil sahab, thank you so much. Mahmud Deshmukh ji, thank you so much. It has been a fantastic discussion. बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस हुआ। लोग, मैं तो एंजॉय किया हूं, मुझे मालूम है पूरे जो व्यूअर्स है वो भी बहुत एंजॉय किया। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू। Thank you. That's it. A fantastic discussion. A very, very well-informed discussion. As we say, we always talk about the preamble to the Constitution. We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice, social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights. Freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and right to life, liberty and pursuit of happiness. Fraternity, believing eternal brotherhood, universal brotherhood, and believing the territorial and political integrity of the nation. When we talk of protecting the Constitution, because if the Constitution and it survives and prospers, then the people and the country survives. The four pillars survive. The four fundamental pillars of justice survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow the same time with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. It's bye for now.